बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। आज की टॉप स्टोरीज में सबसे अहम चीज ये है कि एफआईए की तरफ से जो जहांगीर तरीन को तलब किया गया था, उसके बाद जहांगीर तरीन ने अहम पैगाम दिया और आज खान साहब ने ये बात कर दी है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम थोड़ी सी मुआशी सूरत की बात करेंगे, क्योंकि जायजा मिशन रिपोर्ट जारी कर दी गई है IMF की और साथ ही साथ G20 ममालिक से भी रिलीफ मिले। लेकिन अगर सियासी तौर पर सूरत की बात करें तो जहांगीर तरीन हुकूमत साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे हैं। खासतौर पर सूबा पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन ने काफी मदद की थी और एहतसाब का जब भी नाम आता था तो अपोजिशन बारहा ये बयान देती थी कि जी जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी नहीं की जाती, और अब इंक्वायरी भी शुरू हो गई। तो इंक्वायरी के बाद अपोजिशन ने ये बात कही कि ये बयान देते रही अपोजिशन कि जी बुलाया नहीं जाता, तो बुलाया भी जा रहा है। तो जहांगीर तरीन जब एफआईए के पहुंचे पेशी के लिए तो वहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उनके साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 11 अरकान असेंबली भी थे। तो अब तासुर ये भी दिया जा रहा है कि जनूबी पंजाब में काफी असर रसूख है जहांगीर तरीन का, तो वहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत बनाने में उन्होंने मदद की थी, तो अब हुकूमत पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा बन सकता है। तो इस सारी सूरत पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब इसको इंतकाम का नाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो खुसरो बख्तियार हैं, उनके भाई मखदूम बख्तियार शहरयार, उनके खिलाफ भी जो है शुगर मिल के हवाले से उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया और इसके अलावा 21 के करीब शुगर मिल्स हैं जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। तो फिर इस एहतसाब के इंतकाम का नाम क्यों दिया जा रहा है और ऑपोजिशन जो एहतसाब के हवाले से नैरेटिव देती थी, क्या वो बयानिया तब्दील होगा? और साथ ही साथ हम पीडीएम के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि एएनपी ने राहें जुदा कर ली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 11 अप्रैल को सीईसी का इजलास होने जा रहा है, उसमें भी कुछ अहम फैसले मुतवक्के हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी का क्या अलग इत्तेहाद बनने जा रहा है, और अगर एएनपी अलग हो जाती है तो फिर पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा? इस सारी सूरत पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज आर। और जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया और तमाम तर सियासी सूरत पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज गुल साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज साहब, जिस तरह से ये सारी सूरत चल रही है, जहांगीर तरीन साहब एफआईए के सामने पेश हुए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और साथ ही साथ उन्होंने एक पैगाम भी दिया और आज खान साहब ने भी ये बात कर दी कि कानून से कोई भी बालातर नहीं है, सबको माफिया को जो है वो कानून के नीचे ला रहे हैं। क्या तासुर क्या जा रहा है तमाम तर पैगाम से, क्या सूरत प्रिवेल कर रही है इस वक्त? एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि जहांगीर तरीन साहब बहरहाल जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उसका एक नुमायां कलीदी किरदार उनका उसमें रहा है। इसी तरह इमरान खान साहब दूसरी तरफ यानी बतौर वज़ीर आज़म वो बार बार उनका ये कहना है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। अब उन्हें इक़्तिदार में आए हुए 2-2.5 साल हो गए, तो अब उन्हें शायद ये ख्याल आया कि जहांगीर तरीन भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मुमकिन तौर पे करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, और उसी वजह से वज़ीर आज़म ने कोई रुकावट नहीं डाली जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ केस बनाए जाने, FIR काटे जाने में। और इससे अलबत्ता एक तासुर जो बड़ा वाज़ेह जा रहा है कि सिर्फ जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इस वक्त इतनी बड़े पैमाने पे कार्रवाई कैसे हो रही है, उनके कुछ तो उनके और तमाम घराने को 36 के करीब बैंक अकाउंट भी आज मुंजमद कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और इससे नतीजा एक ये अख़ज़ किया जा सकता है कि वफाकी हुकाम को कोई ऐसे शवाहिद ज़रूर मिले हैं जिससे उनका जहांगीर तरीन और उनके घराने का ताना बाना मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के साथ साबित होता है, वरना इतना बड़ा रिस्क ना लिया जाता। अब जाहिर है, लेकिन इम्तियाज इससे इससे फिर दो चीजें हैं। या तो फिर एक जो तासुर दिया जाता था एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता, एक तो ये तासुर इससे गलत साबित हो रहा है जो ऑपोजिशन बयान देती रही। दूसरी तरफ आप भी बेहतर जानते हैं कि जहांगीर तरीन जब हुकूमत साजी हो रही थी तो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे, और तासुर ये भी दिया जाता है कि अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए खसूसन सूबा पंजाब की सियासत पर असर अंदाज होने की भरपूर सलाहियत भी रखते हैं जहांगीर तरीन साहब। क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? देखिए, उसमें तो कोई शक नहीं है कि चाहे पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो या सियासी जोड़ तोड़ हो, उसमें बहरहाल जहांगीर तरीन का अपना एक मकाम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वज़ीर आज़म को इस अमर की कोई परवाह नहीं है कि उनके कोई कितना करीब है। माजी में उन्होंने
कितने लोगों के जहाज़ों में सफ़र किया, मुल्क के कोने कोने में घूमते रहे, उनकी गाड़ियों में उनके वसाइल से फ़ायदा उठाते रहे। लेकिन एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग पैगाम वो ये देना चाहते हैं कि कतई नज़र इसके कि वो कौन उनके कितने करीब रहा है, कानून की हुक्मरानी के लिए वो अपनी कोशिश जारी रखें। अब किस हद तक उनको इस अमर से सियासी नुकसान होता है, ये तो अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब बहरहाल बहुत जाने पहचाने बड़े वज़ादार नफीस इंसान हैं, लेकिन किस हद तक वो अब अपनी तमाम सपोर्ट बेस, उनके जितने भी जान पहचान के लोग हैं, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में वो किस हद तक उनको साथ लेके हुकूमत के लिए अपोजिशन से ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन के उभरते हैं। और जिस तरह से मखदूम शहरयार हैं, साथ ही साथ 21 शुगर मिल्स हैं गालिबन जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, तो जहांगीर तरीन साहब इसे इंतकामी कार्रवाई क्यों करारते हैं? देखिए, जो भी शख्स कॉर्नर होगा वो उसको इंतकामी कार्रवाई तो करार देगा। अब उसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, मुमकिना तौर पे उसको आप फर्ज भी कर सकते हैं कि वजीर आजम की तरफ से गो अहेड दिया गया हो कि जहांगीर तरीन के खिलाफ आप ये कार्रवाई करें, उनको मुकदमा लड़ने दें, और मुकदमे में अगर वो सुरखरू हो जाते हैं तो इससे खुद हुकूमत भी सुरखरू होगी, क्योंकि हुकूमत का ये दावा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। लेकिन ये शायद हमारी खुशकिस्मती भी हो सकती है, ये वाला मफरूज़ा। इसको अलबत्ता आप खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो सीमेंट वाले हैं, चाहे आटे वाले हैं, चाहे चीनी वाले या खाद वाले हैं, ये तमाम कार्टेल्स जिनको कहते हैं, जो बड़े गिरोह हैं इनकी फैक्ट्रियों वाले, तो वो उनके दरमियान गठजोड़ के नतीजे में कीमतों का तयन होता है। कीमतों की रसद में या तलब में कमी बेशी का बहुत सारा ताल्लुक इनके आपस के गठजोड़ पे होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह सब्सिडीज़ यानी जो इमदादी कीमतें वसूल करते रहे हैं ये गिरोह गुज़िश्ता 20-25 वर्षों से, उसमें भी किसी को कोई शक नहीं है, और ये वो पैसे हैं जो गरीब आवाम के पैसे हैं। तो अब देखना यह है कि किस हद तक हुकूमत अदालत में अपना ये केस साबित कर पाती है। अगर साबित हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा तमाम उन लोगों के लिए जो कि अवाम के पैसे पे पलते रहे। मुस्लिम लीग की हुकूमत के दौरान भी चीनी की बरामद पे सब्सिडीज दी जाती रही हैं, और ये बहुत एक पुराना खेल है जिसके तहत तमाम वो बड़े खिलाड़ी जो चाहे आटे में मुलविस हैं या चीनी के कारोबार में मुलविस हैं, वो इस तरह ये फ़ायदा उठाते रहे हैं कि एक तरफ आपने पैसा अपनी प्रोडक्ट बाहर भेज दी, उसके नतीजे में एक रिवॉर्ड के तौर पे हुकूमत भी उनको फिर सब्सिडी दे रही है। और ये एक ऐसी रिवायत है जिसके नतीजे में जितने भी शुगर मिले हैं, ख़ासतौर पे जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत में चौधरी की शुगर मिल्स, शरीफों की कुछ शुगर मिल्स, इन सब ने उसमें बहुत फ़ायदा उठाया। और इतना ही फ़ायदा जो सिंध में वो शुगर मिलें जिनको कहा जाता है कि उनका बराह रास्त या बिल वास्ता ताल्लुक आसिफ अली जरदारी और उनके घराने से, उन्होंने भी इससे बिल्कुल अपने बकदर जुस्सा फायदा उठाया है। बिल्कुल, और इससे ये सारा कुछ और जो भी सूरत-हाल प्रिवेल कर रही है, इससे ये तो तासुर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जा रहे हैं कि एहतसाब क्रॉस द बोर्ड है और सारी सूरत-हाल सबके सामने है। अच्छा, इम्तियाज़ गुल साहब, दूसरी तरफ अगर हम पीडीएम की बात करें, जिस तरह से एएनपी ने अलहदा होने का फैसला कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं जी शो कॉज नोटिस मिला है, तो हम इसका बेहतर तरीके से जवाब देंगे। एएनपी अलहदा हो जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग होने जा रही है, तासुर ये नजर आ रहा है, तो इसका पीडीएम के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? अब मेरा ख्याल है हम खामखा अपना इस पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं अगर पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में बात करें, क्योंकि पीडीएम अब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। अब सारा डिपेंड इस पे करता है कि शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ इस पार्टी को किस तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि बाकी जमातें तो न 3 में न 13 में, बड़ी एक जमात थी जिसकी सेनेट में भी बड़ी बड़ी तादाद है, कौमी असम्बली में भी तादाद है, वो उससे अलहदा हो गई है। और बिल्कुल उन्होंने अपने सियासी मफाद के तहत बिल्कुल सही फैसला किया। दूसरों के अना की खातिर मेरा ख्याल है वो अपना इक़्तिदार कुर्बान नहीं कर सकते थे, और ना ही मेरा ख्याल है करना चाहिए। सियासत में तो इस तरह नहीं होता कि किसी की ख्वाहिश पे लोग असम्बलियाँ छोड़ दें, अपने हुकूमतें छोड़ दें। तो इस पे तो मेरा ख्याल है हमें मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। शुरू से ही वाज़ेह था कि जब भी मुश्किल वक्त आएगा, इस नौइयत का वक्त आएगा, उसमें तमाम जमातें अपने अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसला करेंगी। ज़ाहिर है अब जिनकी 1-2 सीटें हैं उनका क्या मफाद वाबस्ता है इस किस्म के अलायंस के साथ या उसूली सियासत के साथ, वो तो उनको एक सहारा मिल गया था पीएमएलएन का,
अब देखें ना, जो ANP या महमूद खान चकज़ई की पार्टी है, पख्तूनख्वा मिलिया पार्टी, ये वही पार्टियां हैं जो मौलाना फजल रहमान को बाबाए तालिबान कहती रही हैं, और फिर अब उनको कन्वीनर के तौर पे उन्होंने तस्लीम कर लिया, उनको आगे आगे कर दिया। पीपल्स पार्टी को अब ये भी देख लें कि जिस पीपल्स पार्टी ने 14-15 साल तक इनको कश्मीर कमेटी का सरबराह बनाए रखा, कबूल किए रखा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में भी और उससे गुज़िश्ता पीपल्स पार्टी के दौर में भी, वही मौलाना फजल रहमान उसी पार्टी। इम्तियाज गुल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तमाम तर सियासी सूरत पर बात कर रहे थे, और जिस तरह से ये तमाम तर चीजें चल रही हैं, एहतसाब का अमल चल रहा है, जहांगीर तरीन को भी तलब किया गया है, दीगर शुगर मिल्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं, तो इससे बेहतर यही तासुर जाता है कि एहतसाब जो है क्रॉस द बोर्ड है। और PTM का क्या मुस्तकबिल होता है, ये अब देखते हैं कि 11 अप्रैल को जो CEC का इजलास हो जाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसमें क्या फैसले होते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुआशी सूरत पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि IMF की तरफ से इस हफ्ते में जायजा मिशन रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की 2022 के अहदाफ हासिल करने के लिए टैक्स इस्लाहात और स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तारी देना होगी, जबकि साथ ही साथ पाकिस्तान की जो GDP शरह है वो 1.5% और महंगाई की शरह 8.7% रहेगी। और पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में सूरत हाल पहले ही बेहतर नहीं है, अगर बेरोजगारी मजीद बढ़ जाएगी, महंगाई मजीद बढ़ जाएगी, तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी। साथ ही साथ पाकिस्तान को सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में इस्लाहात करना होंगी। अब ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि आगाज में ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात कर रही थी कि मईशत को बेहतर करने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो अब ये जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की इस्लाहात हैं, ये कौन सी इस्लाहात हमें करना होंगी। साथ ही साथ आज के दिन में जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई वो ये हुई है कि G20 मुमालिक ने कम आमदन वाले मुमालिक के जो कर्ज हैं वो मौखर कर दिए, जिससे पाकिस्तान को G20 से 80 से 90 करोड़ डॉलर का रिलीफ मिलेगा। कोरोना से निपटने के लिए 6 माह तक के लिए रिलीफ दिया गया है। ये रिलीफ पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है। और साथ ही साथ सबसे जो अहम चीज वो ये कि एक सर्वे किया गया रिसर्च कंपनी एप्सॉस की जानिब से, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम की राय पर मबनी नया सर्वे जारी किया, जिसके मुताबिक ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तानी सारिफ का मुल्की मईशत पर एतमाद औसतन एक बार फिर कम नजर आया आलमी सतह की निस्बत। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर जरा बात करते हैं कि महंगाई पर हुकूमत किस तरह से काबू पाएगी, जो नई इस्लाहात की बात की जा रही है, कौन सी इस्लाहात हमें करना होगी। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात हारून शरीफ साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, एक तरफ जब हम हुकूमत को देखते हैं तो बड़ी अहम चीज नजर आती है। हमारे जिस तरह से कहा कि इस साल के हवाले से जो पेशगोई की गई थी उसकी निस्बत हमारी मईशत तेज रफ्तार से तरक्की करेगी, लेकिन जो हम IMF की रिपोर्ट देख रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे सामने सर्वेज आ रहे हैं, उनसे तो हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ, ये आपने बहुत सारे अहम नुकात उठाए हैं। देखिए, 3-4 चीजें हमें बड़ा क्लियरली कॉन्टेक्स्ट में रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि जो मुआशी टीम है उसका मुझे इंटरनेशनल इदारों की अंडरस्टैंडिंग से डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। आई अंडरस्टैंड कि हमाद अजहर ने और पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स देनी है कि हालात अच्छे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आपके नंबर्स जो हैं बहुत ज्यादा डिफर करें, क्योंकि जो इंटरनेशनल इदारे हैं, IMF है, मल्टीलैटरल्स हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, वो हमारा ही डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई बाहर का डेटा नहीं आ रहा, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है। तो जो एवरेज ग्रोथ दिखाई देती है ट्रेंड पाकिस्तान की, अगर हम एवरेज आउट भी कर लें तो वो 2% के लगभग दिख रही है इस साल, और अगले साल भी 2 से 3 से ज्यादा नहीं दिखाई दे रही। एक तो ये कंसेंसस है मेजॉरिटी का। अब ये जो हमारी ग्रोथ है, एक यंग पॉपुलेशन है, कोविड की वजह से इनकम लेवल्स गिर चुके हैं और उनको नौकरियां भी चाहिए, तो जो हमारी जॉब मार्केट में, लेबर मार्केट में लोग आ रहे हैं, हमें तकरीबन 7% ग्रोथ चाहिए, और हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP 15% के आसपास है, वो इतनी ज्यादा ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकती। तो हमें ये क्या बताता है, डेट हमारा ऑलरेडी तकरीबन GDP के लेवल पे आ चुका है और बहुत हाई है, और मजीद कर्जा लेते जाएंगे तो वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा। हमें चाहिए इस वक्त एक तो अपने अखराजात घटाएं और उसको लोगों को पास ऑन करें। जो हुकूमत की
कन्वीनिंग पावर है प्राइवेट सेक्टर से डायलॉग की, जब तक वो नहीं आएगी अर्बन इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आता दिखाई नहीं दे रहा। जो हमारी ज़रई इलाके की इन्फ्लेशन है वो ज्यादा वर्रिसम है, क्योंकि वहां पर तो फूड इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, वहां पर सब कुछ आपकी ज़राअत से आता है। लेकिन अगर आप रीसेंट नंबर देखें पोल्ट्री के और एग्स के और एक और चीजों के, तो ज़रई इन्फ्लेशन जो है वो शहरी से ज्यादा दिखाई दे रही है। अब ये एक सियासी तौर पे IMF जो है वो तो एक टेक्निकल इदारा है, वो आपके ऊपर कंडीशंस बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के। सियासी तौर पे हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल मुझे तकरीबन 6-8 माह में बनती दिखाई। मेरे पास वक्त कम है। जो इस्लाहात की बात की जा रही है, क्या इस्लाहात करना होंगी अगर हम इनकम सेल्स टैक्स में इस्लाहात करते हैं? साथ ही साथ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का जो खदशा जाहिर किया गया है, इस पर काबू पाया जा सकेगा? इन तमाम तर चीजों पर अमल दरामद करें जो आप बता रहे हैं उन पर। तो जी देखिए, इस वक्त जो साउथ एशिया की एवरेज महंगाई है वो तकरीबन 5.6% है। हमारी जो थी पिछले साल डबल डिजिट में थी, इस साल जैसे आपने कहा कि प्रिडिक्शन कोई 8.7 के आसपास है। लेकिन हमारे लिए इस 8.7 का ब्रेकडाउन समझना जरूरी है कि हमारे जो इसेंशियल्स और फूड के आइटम्स हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 50% से ज्यादा काउंट करते हैं, वहां पर शरह महंगाई बाकी चीजों से ज्यादा डबल डिजिट में है। अब उसको डील करना बड़ा चैलेंज है। मेरा नहीं ख्याल कि FIA की इंक्वायरीज करवा के या आप उसको एक स्टिक से कंट्रोल करके या सजा देके कर सकते हैं। आपको दोनों, मैं जो अर्ज किया पहले भी, सूबों को, फेडरेशन को और मार्केट फोर्सेस की जब तक बहुत रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं होगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे अभी रूपी डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हुआ है, तो जिन सनतों का, ऑटो का, दूसरों का दारोमदार इंपोर्टेड मटेरियल पे ज्यादा है, अगर वहां डायलॉग शुरू किया जाए, लोगों को रिलीफ दी जाए। देखिए, कुछ महंगाई अच्छी होती है जब तक के वो आपकी आमदनी के लेवल के बढ़ने से कम हो, लेकिन जब उससे बढ़ जाए और आमदनी का लेवल बढ़ता भी ना दिखे तो मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। इखराजात को कम करना होगा, साथ ही साथ हमारी जो मईशत है वो कहीं ना कहीं सियासत की नजर होती जा रही है, तो मईशत को सियासत से बालातर रखना है, मईशत पर ध्यान देना है, बेरोजगारी को कम करना है और कुछ तब्दीलियां लानी होंगी हुकूमत को। जब तक हुकूमत इस्लाहात नहीं करती तब तक हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो सकती। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।